अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बड़े उलटफेर अक्सर देखने को मिलते हैं और यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। जब ताकतवर सत्तारूढ़ दल को करारी चुनौती मिले और उसे लगे कि वो सीट जीत रही, उसी वक्त जनता हरा दी। घोषी का परिणाम इस बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष बीजेपी के मुकाबले काफ़ी ताकतवर हो रहा है और संगठित भी हो रहा है। घोसी के चुनाव में दारा सिंह चौहान की ज़बरदस्त शिकस्त ने क्या संदेश दिए हैं और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अप्रत्याशित बहुमत घोसी की जनता ने दिया है और बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। कारण क्या है, हम इसके विस्तृत पहलू पर चर्चा करेंगे, समझेंगे भी कि आखिर घोसी का संदेश क्या है और घोसी के घमासान से निकला संदेश क्या उत्तर प्रदेश का संदेश है। शायद हाँ भी और शायद ना भी। हम इन दोनों मसलों पर आज खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अक्सर जब मैं ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति शोध का विषय है तो कई लोगों को ये लग रहा था कि शायद ऐसे ही बात होगी, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बड़े शोध का विषय है। यहाँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं तब जब आप इस बात को लेकर निश्चिंत हों कि चुनाव आप जीत रहे हों। घोसी का परिणाम इस बात का प्रतीक है, इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली ये करारी शिकस्त विपक्ष को मजबूत कर रही है। घोसी में दारा सिंह चौहान, जिनके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार के 40 से ज़्यादा मंत्रियों की ताकत, पूरा संगठन लगकर भी दारा सिंह को चुनाव नहीं जिता पाया। जनता ने खारिज कर दिया। दारा सिंह चुनाव हार गए, वो भी थोड़े मोड़े अंतर से नहीं, 43,000 वोटों के आसपास से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को हरा दिया और वापस ये सीट समाजवादी पार्टी अपने पास रखने में कामयाब हो गई। बहन भाइयों, इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि सुधाकर सिंह को इतना अप्रत्याशित मैंडेट क्यों मिला, कारण क्या है, और दारा सिंह चौहान जैसे दिग्गज ओबीसी लीडर की ये करारी शिकस्त क्यों हुई है। वो कौन से फैक्टर हैं जिसने घोसी में पूरा चुनावी उलटफेर करके रख दिया है। तब जब भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही थी कि घोसी की सीट दारा सिंह चौहान जीत लेंगे, लेकिन जनता ने हरा दिया। कारण क्या थे, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को तकरीबन 1,24,000 से भी ज़्यादा वोट मिले हैं। ये घोसी के इतिहास में किसी भी एक पार्टी को मिला हुआ सबसे ज़्यादा वोट है। अब तक घोसी की हिस्ट्री में जनता ने वहाँ किसी भी एक पार्टी को इतना वोट नहीं दिया है जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को हासिल हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस वोट में सभी समाज का वोट है, चाहे वो क्षत्रिय बिरादरी हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे निषाद हो। ओबीसी में यादव समाज खुलकर साथ रहा, मुसलमान खुलकर साथ रहे, निषाद कम्युनिटी भी रही, दूसरे फैक्टर भी रहे। और ऐसा नहीं कि बीजेपी को वोट नहीं मिले। 81,000 के आसपास वोट दारा सिंह चौहान को हासिल हुए। पिछली बार कितने मिले थे बीजेपी के कैंडिडेट को घोसी में? 88,000, लेकिन तब दारा साइकिल से थे और जीते थे, 1 लाख के ऊपर वोट पाए थे। लेकिन इतना भी तब सपा के कैंडिडेट को भी नहीं मिला था। 50% की पोलिंग हुई। बहनों भाइयों, दारा सिंह चौहान को लेकर घोसी में ज़बरदस्त नाराज़गी थी और बीजेपी का राज्य का नेतृत्व या फिर दिल्ली का नेतृत्व समय रहते दारा सिंह चौहान के खिलाफ इस नाराज़गी को समझ नहीं पाया। सुधाकर सिंह यानी अपर कास्ट के प्रत्याशी को उतारकर समाजवादी पार्टी ने अपर कास्ट के बहुत बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित किया और ओम प्रकाश राजभर का बड़बोलापन भी बीजेपी को बहुत भारी पड़ गया। जिन जातियों को लेकर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के तौर पर मानी जाती रही हैं, दरअसल उनको छेड़ना बीजेपी के लिए भी महंगा पड़ा। वो सब यूनाइटेड हो गए और एग्रेसिव होकर वोटिंग की। जिनके वोट 50-60% पड़ते थे, उनके वोट 70% प्लस पड़े हैं उन कम्युनिटीज़ के। रिएक्शन का वोट था। दारा सिंह चौहान के खिलाफ नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी कितना भी संगठित होकर लड़ी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उससे ज़्यादा संगठित होकर चुनाव लड़ा और बड़े कूल और कंपोज्ड तरीके से लड़ा। सभी कम्युनिटी का साथ लिया।
उनका पीडीए प्लस अपर कास्ट का फार्मूला सक्सेसफुल रहा। और सबसे बड़ी सफलता समाजवादी पार्टी को यह मिली कि दलित वोट बैंक, जिस पर बीएसपी का कॉपीराइट रहा है, जो ये माना जा रहा था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आकर्षित होगा, दरअसल वो चला गया समाजवादी पार्टी के साथ। ऐसा क्यों हुआ? जब फ्री राशन और तमाम स्कीम्स बट रही हों, उस बीच मायावती का ये वोटर समाजवादी पार्टी का रुख क्यों कर रहा है? ये सब विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, इन सब को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि दरअसल उत्तर प्रदेश एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्टेट है और यहाँ जातियों की राजनीति होती है। वैसे कोई सामान्य तौर पर बोलता नहीं, बट अधिकांश तौर पर यहाँ सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स होती है। कौन सी कम्युनिटी किसके साथ जा रही है, ये महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए क्षत्रिय बिरादरी के प्रत्याशी को उतारकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के कोर वोट बैंक, जो अपर कास्ट वोट बैंक है, उसको अपनी तरफ खींच लिया। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़ गए और करिश्मा हो गया। 1,24,000 वोट असामान्य है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि खुद समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी इस तरह की जीत की अपेक्षा नहीं की रही होगी, और ऐसी शिकस्त मिलेगी यह बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। अधिकांश लोगों का मानना था कि जीत हार का मार्जिन 10-5 हज़ार के बीच होगा, लेकिन जनता कुछ और तय की हुई बैठी थी। ये समय रहते भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संदेश है, और समय रहते विपक्ष के लिए भी संदेश है कि जब वो इकट्ठा होकर आएंगे और बीएसपी गेम से बाहर रहेगी तो परिणाम यही होगा। इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। घोसी के मतदाताओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त मतदान किया। बड़े पैमाने पर वहाँ जात के आधार पर प्रचार किया गया, बीजेपी ने लोगों को लगाया, तमाम दुष्प्रचार किया गया। घोसी के समझदार मतदाताओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। घोसी की जनता अपने अपमान का बदला ले रही है। जिन लोगों ने जनता को धोखा दिया, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको बुरी तरीके से हराने में वहाँ की जनता ने जो संकल्प लिया था, और वैसे भी सपा पहले भी जीती थी। 26 अगस्त को ही पत्र जारी करके, वीडियो अपना जारी करके मैंने संदेश दे दिया था कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को समर्थन करती है, और निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे उसमें लगकर उनका सहयोग करें। घोसी विधानसभा के उपचुनाव का जो जनादेश आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ये बात सत्य है कि जैसे परिणाम की अपेक्षा हम सब लोगों को थी, राजनीतिक दृष्टि से वैसा परिणाम नहीं आया है। और बहनों भाइयों, ये आंकड़ा तब है जब 2022 के असेंबली इलेक्शन में इसी घोसी में 58.959% वोट पड़ा था, 58.59%, और इस बार करीब 50%। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार तकरीबन 8.5-9% वोट कम पड़े। तब ये हालत रही। अगर ये 58-60% तक वोट शेयर जाता तो शायद मार्जिन और भी बड़ा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो सभी कारणों का हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि घोसी में एक्चुअली क्या हुआ। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी मौजूद हैं। राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पीयूष मिश्रा एसबीएसपी के, हालांकि मैंने आज अरुण राजभर को बुलाया था, लेकिन वो स्वयं ना आके उन्होंने पीयूष को भेजा है। पीयूष दिख रहे हैं, अभी आए नहीं पीयूष, इकट्ठा किया जाएगा उन्हें। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। संजय निषाद जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। घोसी कैसे हार गए सर? अब हारने का तो अब सब देख रहे हैं कि जनता जनार्दन होती है, जो भी फैसला ले उसका स्वागत होना है, क्योंकि ये सबको किसी भी तरह से हार हो चाहे जीत हो, जनता ही सबके ऊपर है। हम हमेशा कहते हैं जनता जनार्दन है, ईश्वर का स्वरूप है। जो उसका परिणाम दिया है उसको सब हमने स्वीकार किया हम लोगों ने। और आज के दिन में जो भी है, कम से कम इस जीत से लोगों को ईवीएम पर भरोसा हुआ है।
जो विपक्ष के लोग ईवीएम पर हमेशा आरोप लगाते थे कि जब कभी हारते थे। सर, मैं आपके विपक्ष हारने का कारण समझना चाहता हूं। ईवीएम पर मैं फिर आता हूं। अभी आप मुझे बताएं, आपका अलाइज यानी एनडीए अलाइज की बीजेपी कैसे हार गई? देखिए, उसमें तो अब उस पर एनालिसिस होगा और जब उस पर चर्चा होगी, बैठक में आएगा तो उस पर जो परिणाम आएंगे। लेकिन हमारे पास जो परिणाम है, हमारे पास 43 गांव थे जिसमें निषाद थे, जिसमें 25-30 गांव ऐसे थे जिसमें बहुत ज्यादा निषाद थे, जिसमें 40 में हम तीन गांव में ज्यादा हम हारे हैं। लेकिन हम 40 गांव में हम अच्छे वोट पाए हैं, हम लगता है जीत के तरफ हैं और कहीं उसमें 40 गांव नहीं आ सर, रहे। जो डेटा तो और हम अपने एनालिसिस और रिपोर्ट है वो बताती है कि 40% के आसपास निषाद वोट सुधाकर सिंह को गया है। आप अपनी कम्युनिटी का वोट भी बीजेपी को पूरा नहीं दिला पाए, कारण क्या है? देखिए, अब जो भी कारण होगा उसका एनालिसिस होगा। उसमें कई कारण है, लोकल वहाँ के भी है। वहाँ एक एरिया था जिसमें पर्यटक स्थल बनाने का काम चल रहा था, तो उस पर विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया। लास्ट में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो कुछ कम्युनिटी के लोगों ने मतलब उसमें लगे कि नहीं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये भी एक मतलब फैक्टर हो सकता है जो 40% का। लेकिन हमने जो 40 गांव में हमने पर मुझे एक बात बताओ, आपकी और क्या क्या बिंदु लगे? क्या दारा सिंह के खिलाफ नाराजगी थी? आप तो वहां कैंपेन भी किए थे। लोकल प्रत्याशी को निश्चित रूप से बड़े चुनाव होते हैं, देश के, राष्ट्र के, और प्रधानमंत्री और नेतृत्व के चेहरे होते हैं, प्रदेश का जो होता है पार्टी और मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन जो उपचुनाव होता है वो ज्यादातर लोकल नेता के ऊपर उसका असर आता है, और लोकल नेता के ऊपर दारा सिंह का जो चेहरा है, और चूंकि पहले सपा में थे, भाजपा में थे, फिर सपा में, सपा से आए, तो लोकल लोगों का लगा कि नहीं, जो लोकल जो नेता का जो चेहरा है वो दारा सिंह की वजह से ज्यादातर लोग आक्रोश थे, उसके वजह से। आपको ये कब महसूस हुआ प्रचार के दौरान कि दारा सिंह की जो दल बदलू इमेज है वो बहुत नुकसान कर रही है? आपको कब एहसास हुआ प्रचार के दौरान? जब हम गए तभी मतलब महसूस हुआ था, और जब हम लास्ट में एक हफ्ते रह गया था तब गया था, तो फिर हम अपने लोगों को बताया और तब मछुआरों में अपने मैसेज दिया और मैसेज में कन्वर्ट हुआ और वोट हमारा बढ़ा। नहीं तो पहले और भी हमारे कम वोट पड़ते निषादों के, लेकिन एक मैसेज हमने अपने बिरादरी में अच्छा खासा। अच्छा, बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के आक्रामक कई ऐसे चर्चित विवादित बयान रहे जिनकी वजह से कुछ कम्युनिटीज ने बहुत एग्रेसिव होकर वोटिंग की। क्या वो मामला उल्टा पड़ गया उनके बयान आपको? अब उसका जवाब तो भैया दे सकते हैं राजभर कम्युनिटी के बारे में, राजभर के उनके बयान के बारे में। लेकिन अब भैया के बारे में अपनी बात कहूंगा कि हमें जो जिम्मेदारी मिली थी हमने उसे बखूबी निभाई और हमने बेहतर परिणाम दिया है। लेकिन जितना अपेक्षा था उतना नहीं हुआ है, लेकिन तब भी हम 40 सीटों क्या भैया के बयान कुछ असहज करने वाले थे? आप ऐसा प्रतीत होता है आपको? मतलब निश्चित रूप से पहले भी आपने देखा होगा, सभी लोग उस बयानों पर चर्चा, वो लोग उसको दूसरे अंदाज में लेते हैं। तो भैया को पहले भी था और पहले अभी तो भैया के बयान के बारे में तो सभी लोग चर्चा में हैं। भैया के बयान से सभी चर्चित है, तो बयान पर कुछ नहीं है, बयान तो बयान होता रहता है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ न कुछ रहा है कि जिसकी वजह से वोट हमें कम मिला और हार हुई और हार स्वीकार करते हैं। अच्छा, जब आप प्रचार कर रहे थे तो आपको एहसास था कि इतने बड़े अंतर से बीजेपी हारेगी? नहीं, मतलब जनता तो जैसे हम अपने आगे तो हम 60% 70% वोट हमारा मिल गया, तो हमें लगा कि नहीं हर बिरादरी मिलेगा, हर गांव मिलेगा। हम किसी दूसरे गांव में गए नहीं, लेकिन जो मिलता था वो यही कहता था नहीं पहले खराब था, लास्ट में अच्छा हो गया है। तो क्योंकि हम अच्छा हो गया, हमारा जो मछुआ समुदाय का वो हमारा 3 गांव उसी तरीके से नुकसान। अच्छा, आपने तो काफी घूमा, ये बताइए कि अपर कास्ट वालों ने क्या के वोट कुछ टूटे क्या? सुधाकर की तरफ ज्यादा क्या? अपर कास्ट तो नहीं, हम तो जो वहाँ के कास्ट के निश्चित रूप से आप तो जान ही रहे, उत्तर प्रदेश जाति राजनीति है, उस जाति का जो नेता पाता उसके तरफ ज्यादातर झुकते हैं। जैसे मैं ही निषाद हूँ तो हमारी तरफ जाते हैं, तो वो तो थोड़ा बहुत फैक्टर रहता है। लेकिन तो एक एनालिसिस का मतलब एक तरीके से इस पे समीक्षा के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन के तो ये तो मानते हैं कि ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? अब निश्चित देखिए, उपचुनाव है, उपचुनाव में लोग कहते हैं कि सरकार
का चुनाव होता तो कोई कहता नहीं ईवीएम से खराब हुआ तो जीत हो गया, तमाम आरोप लगते हैं। लेकिन कम से कम इस आरोपों से तो मुक्ति हो गई ना, ईवीएम से जो हारने वाले लोग हरियाली आंसू, पहले विपक्ष लोग यही कहते थे ईवीएम से हमारा हार हो गया, ईवीएम से, तो एक चीज कम से हो गया। तो अब क्या किया जाए भैया, यानी राजभर जी को और दारा सिंह चौहान को फिर मंत्री बनाया जाए या अभी कुछ दिन विचार किया जाए? अब देखिए, वो बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है, अब बड़े भाई हमारे भैया दारा सिंह भी है, हमारे राजभर भाई हैं, हम तो सम्मान करते हैं सबका, और हमारी सरकार, हमारी एनडीए भी लेकिन आप सम्मान जिता नहीं करती है। पाए उनको। हम तो अपनी कम्युनिटी में तो हमने जिताया, हमने अपना वादा पूरा किया। हम अभी अपने बहुत कम निषाद जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, थोड़ा डिबेट में और भी कुछ मेहमान है, मैं चाहता हूं उनकी भी ओपिनियन सम्मिलित किए करें। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और काफ़ी देर से कुछ बड़े उत्साहित दिख रहे हैं। आपका स्वागत और जीत की बधाई भी। आज तो बड़े खुश होंगे, कारण क्या है, जीत का श्रेय किसको देंगे? नहीं, जीत का श्रेय निश्चित रूप से घोषी की उस महान जनमानस का है, जिस जनमानस को उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के जब मिनिस्टर वहां जाते थे तो जिस जनमानस को वहां के पुलिस अधिकारी उठा करके सड़क के किनारे फेंक देते थे, उसी को जीत की बधाई। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को, आप जैसे समावेशी पत्रकारों को, चैनलों को भी, जिन लोगों ने हर एक खबर को वहाँ बहुत गंभीरता से नीचे की खबरों को दिखाया, जीत का श्रेय हम वहाँ के सभी जाति वर्ग विशेष के लोगों को समाजवादी पार्टी दे रही है और बहुत विनम्रता से उसको स्वीकार कर रही है। और इस जीत से कई तरह के चीज़ों का निर्धारण हुआ। वो भी निर्धारण हो गया कि कौन नेता अपने माँ बाप का बेटा नहीं है। इस जीत से ये भी निर्धारित हो गया कि किसकी बुद्धि कब खुलती है। इस जीत से ये भी निर्धारित हो गया कि अब उत्तर प्रदेश का जो जनादेश है, जो आपने अपने कथानक के शुरुआती संदर्भ में कहा है कि संदेश क्या है, संदेश ये है कि हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 57.34% वोट पाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 37.19 पाया। लगभग जो जीत का अंतर है वो 20% का वोटों का है। तो इस जीत से कई तरह की चीज़ों का निर्धारण हुआ है और फिर आपके माध्यम से घोषी की महान जनमानस का, अपने नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, और उस बर्बरता, जुर्म और जख्म जो वहाँ की जनमानस झेल रही थी। आपकी जीत में राजभर की भी कुछ भूमिका है? मेरे जीत में उन सभी लोगों की भूमिका है। समाजवादी पार्टी की जो जीत है इसमें उन सभी की भूमिका है जो इस संविधान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार जो आकंठ अहंकार में डूबी हुई है, जिसके मिनिस्टर वहां तो गए तो लोगों को मैंने आपसे बताया, तो वो तो तस्वीरें आपने चलाई है कि एक दारा सिंह के खिलाफ नाराजगी थी वहां या बीजेपी के खिलाफ थी? निषाद जी कह रहे हैं दारा से लोग ज्यादा नाराज थे। देखिए, इसको अब ये भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती ना तो आपके चैनल पे तो हो सकता है कि जिस तरह के सामान, लेकिन वो पूरे देश में G20 नहीं चलता, मोदी जी, योगी जी चलते। अब हार गए तो सिर्फ दारा हार गए। अरे दारा नहीं हारे, वहां उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री हार गए, 40 मिनिस्टर हार गए, सरकार का वो अहंकार हार गया जो खेतों में घूम रहा था और लोगों को धमकियां दे रहा था, वो पुलिस कप्तान हार गया जो लोगों को थाने में बीडीसी और प्रधान को बुला करके धमका रहा था कि रैलियां नहीं करोगे, वो कप्तान अहंकारी हार गया जो अदरी बाजार में हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करा, जो 1,500 फोर्स लेके चल रहा था। है कि प्रशासन ने निष्पक्षता से चुनाव कराया है और आप यहाँ इल्जाम लगा रहे हैं। पहले आपस में बयान तय कर लें। आप प्रशासन अगर निष्पक्ष होता तो समाजवादी पार्टी की जीत लगभग 60,000 वोटों से होती। क्या नहीं करा प्रशासन ने? रेड कार्ड दिया, क्या नहीं करा? वो जनमानस एकदम सड़कों पर थी, जनमानस मरने मिटने को तैयार थी। उस जनमानस को जीत को आपने एक्सपेक्ट किया था? कितना अंतर आएगा? देखिए, जीत तो किसी ने नहीं सोचा रहा होगा। देखिए, निश्चित रूप से जीत का एस्पेक्ट हम लोगों ने, जब पोलिंग परसेंटेज थोड़ा कम हुआ तो थोड़ा सा हम लोगों ने कम करा था, इसको बहुत विनम्रता से हम स्वीकारते हैं। लेकिन मऊ और घोसी का नौजवान जब 29 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण सुना तो वो जाना कि उसको अग्निवीर से अगर असली भर्ती कहीं मिलेगी तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में मिलेगी। वहां मैं खत्म कर रहा हूं साहब, वहां के लोगों ने ये जाना कि जो सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं, जो सबसे सरल हैं, सहज है, उसमें बंधुता का भाव है, किसी तरह की नफरत नहीं है। दलित वोट तो पूरे मिले नहीं, बटे हैं, बीजेपी को भी मिले, ऐसा तो है नहीं कि आपको अकेले। सारे जात वर्ग के हमको वोट मिला है और सबको हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं।
वोट लेने के बाद नेता कभी जातिवाद की बात नहीं करता। थैंक यू। राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश नहीं, के हम भारतीय लोग जनता पार्टी के जाति के साथ थैंक यू मनोज जी, शुक्रिया आपका। मैं साहब खत्म कर रहा हूं, मैं दूंगा समय, एक राउंड और मिलेगा, डोंट वरी। हम जातियों के हक अधिकार कैसे थैंक यू, सुनिश्चित हो बहुत इसकी धन्यवाद बात जरूर आपका। करते हैं। और मैं राजेश चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, विधायक भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजेश चौधरी जी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी ने वहां जीत दर्ज की, बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि बीजेपी तो स्तब्ध है इस हार से। आप कारण समझ पाए कि आप इतनी बुरी तरह क्यों हारे? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं इसमें संशोधन चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की हार तो हुई है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता और उस हार को हम स्वीकार करते हैं, पर सीट तो समाजवादी पार्टी की थी। हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सीट को हम समाजवादी पार्टी से छीनने में कामयाब नहीं हुए। अब उसके कारणों की हम समीक्षा करेंगे। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से स्वीकार करूंगा कि राजनीति में स्वच्छता भी आज बहुत बड़ा नेता का गहना होती है। जनता बहुत बारीकी से हम लोगों का व्यवहार देखती है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या हमारा राजनीतिक कैरेक्टर है, ये सब बहुत बारीकी से देखती है। और कितना हम जनता के लिए अवेलेबल हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। जब हम देख रहे थे, मैं तो उस चुनाव में गया नहीं, राजस्थान में था तो मुझे जाने का सौभाग्य नहीं मिला, पर जितना भी आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही थी तो चुनाव तो लोकल वर्सेस बाहरी हो चुका था और लगातार वो चुनाव धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता चला गया। पर हमारे वोट कम नहीं हुए मित्र, हमारे अभी भी 81,000 के लगभग वोट आए, तो हमारा जो मूल वोट है हमारे साथ है, पर हम नए लोगों को नहीं जोड़ पाए। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये बड़ा मुद्दा था, दारा सिंह चौहान जी के चेहरे को लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं थी उनको, योगी जी से कोई नाराजगी नहीं थी उनको, सरकार की किसी नीति से कोई नाराजगी नहीं थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, दुनिया भर के ये प्रवचन दे रहे थे, ये तो चुनाव भर कह रहे थे कि तो चुनाव ही नहीं होने देंगे। सर आप तो बड़ी स्मार्टली ये पूरी हार का ठीकरा दारा सिंह चौहान के ऊपर फोड़ के निकल लेना चाहते हैं। क्या दारा अकेले रिस्पॉन्सिबल हैं और किसी की जिम्मेदारी बीजेपी में नहीं है? ये जिम्मेदारी मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ ब्रजेश जी, हम जिम्मेदारी इसको स्वीकार करते हैं और कहाँ कमी रह गई उसे दूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जिम्मेदारी से कहीं दूर भाग रहे हैं, मतलब हार स्वीकार कर रहे हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। अब जीत में हम रहते तो हार भी हम स्वीकार करेंगे, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। सीट समाजवादी पार्टी की थी, आप इस पे भी गौर करिए, सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। वो 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे और उनके बारे में सब जानते हैं। मैं कोई पिछली बार से अगर कंपैरिजन करूं, देखिए डेटा पर बात करते हैं, पिछली बार 58% वोट पड़ा, बीएसपी को 54,000 मिला था वोट पिछली दफे। इस बार आपके पास 81,000 वोट हैं, यानी आपके जो 88,000 थे वो मूल में से भी 7,000 वोट कम पड़े हैं। अगर मैं मान लूं कि 50% दलित वोट भी कास्ट हुए हैं तो इसका मतलब उसका अधिकांश हिस्सा समाजवादी पार्टी को गया है। आपको शेड्यूल्ड कास्ट समाज के वोट भी बहुत कम मिले हैं। ये बातें क्या आप लोग को चिंतित नहीं करती हैं? देखिए, कोई भी हार चिंता का विषय तो होती है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, पर आप देखेंगे उपचुनाव जो होता है वो न तो सरकार बना रहा होता है न सरकार गिरा रहा होता है। वो एक तरह से एकदम शांत मन से जनता देखती है और लोकल मुद्दों पे वो चुनाव धीरे धीरे करके चला जाता है। इस चुनाव में भी यही हुआ, स्थानीय मुद्दे हावी थे और लोग देख रहे थे एक साल के अंदर दारा सिंह चौहान जी का व्यवहार क्या रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने वहां सक्रिय रहे। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हम लोगों ने हार आपने दो बातें अपने वक्तव्य में कही, एक तो कि जनता ये देखती है कि कौन नेता कहाँ आ रहा है जा रहा है, दूसरा आपने कहा कि जनता नेताओं के कैरेक्टर को भी देखती है। क्या ये बात आप दारा सिंह चौहान के लिए परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऑल कह रहा हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, डिस्कस कर रहे हैं ना। और आप तो कारण ढूंढ रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है उसमें कारण, देखती है बारीकी से। मैं तो खुद जनप्रतिनिधि हूं, यदि शीशा खोल के भी विधायक जा रहा हो अपने चुनाव क्षेत्र में, शीशा बंद करके, तब भी बहुत बारीकी से लोग देखते हैं कि देखो अब तो शीशा नहीं उतरता है नेताजी का गाड़ी से, तो कोई जिम्मेदारी तय होगी को तैयार नहीं है। इस तो ये बहुत बारीकी से मेगा डिफीट का जिम्मेदार कौन है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पार्टी फिक्स करेगी? देखिए, हमारी सीट तो गई नहीं है, हम तो विधानसभा के अंदर एज इट इज है, हमारी कोई ताकत विधानसभा के अंदर कम हुई नहीं है। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, समाजवादी पार्टी अपने तरफ लोगों को खींचने में कामयाब रही, इसको हम तो सर अब दारा सिंह का क्या करोगे आप लोग? दारा सिंह को आप कंटिन्यू करोगे या उनसे पीछा छुड़ा लोगे
या फिर एक पद अभी एमएलसी वाला खाली हुआ है दिनेश शर्मा का, उनको एमएलसी बना के मिनिस्टर बनाओगे? आपने क्या तय किया उनकी भूमिका? अब ये तो नेतृत्व का काम है ब्रजेश जी, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ इसका। ये तो हमारा जो नेतृत्व तय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने चुनाव के मैदान में उनको उतारा, सफलता नहीं मिली, अब आगे आने सर वाला आपकी समय बातों ने बताएगा। तो ये स्पष्ट कर दिया कि ये सब कुछ दारा सिंह चौहान जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर रहा। आप उसका अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं, वो अलग बात है। मैं किसी की, मेरा तो वोट है ना, मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं हमसे छोड़ करके नहीं गया है। शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं लोगों को जोड़ना चाहते थे, वो नहीं जोड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भाई आपके नेता ने तो चिट्ठी लिख दी, वीडियो जारी कर दिया और आप क्लेम कर रहे हैं कि इस जीत में आपकी भी भूमिका है। हिंदवी जी, नहीं, ये इंडिया अलायंस का चुनाव था ये पूरा, और आप देखिए तो 7 में से 4 सीटें अलायंस ने जीत ली हैं। हमने भाजपा का विजय रथ रोका है, मिलकर रोका है। और रही बात घोसी की, तो वहाँ पर हमारा जो पूरी लोकल यूनिट थी वो लगी थी, जैसा जिसको आदेश था वो काम कर रहा था। सबसे अच्छी बात आप देखिए, अपना एनालिसिस बताओ आप। मेरा एनालिसिस ये है कि जब भी ये जो 1-to-1 फाइट हो रही है ये हमारे फेवर में जाएगी, ये भाजपा का विजय रथ रोकेगी। और इस चुनाव ने ये सिद्ध कर, ये चुनाव ने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि जो भाजपा के विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, अब उनको एक जगह चाहिए। और वो हो सकता है थोड़े सपा में हो, थोड़े हमारे पास हों, थोड़े अन्य पार्टियों में जो डिसेंट वाले वोट्स बंटते हैं, हम उन सब को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मनोज जी ने कहा कि जो नाराज़गी है वो फासीवादी ताकतों के खिलाफ है। वो नाराज़गी संविधान, जब इनके आर्थिक सलाहकार कहते हैं संविधान को बदल देना चाहिए, आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़े तबके में बेचैनी कौन से फैक्टर थे जिनके कारण दारा सिंह चौहान को इतनी करारी शिकस्त? और आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कई बातें कही। आप ये देखिए कि ओबीसी का वोट भी मिला है, आप ये देखिए कि एससी का वोट मिला है, जो अभी 2022 में नहीं मिला। भैया एसबीएसपी वाले आ गए, चलो पीयूष आए तो कम से कम। थैंक यू पीयूष, बने रहना है दोस्त। 2022 में अभी जो एससी के वोट नहीं मिले थे वो भी मिले। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इधर इनके अहंकार में बयान आ रहे थे ब्रजेश जी, वो अब इनको नुकसान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बेचैनी एससी और ओबीसी में है कि हम लोग ऐसा फैक्ट है, बीजेपी एनालिसिस करेगी, सपा भी करेगी। इस चुनाव में मायावती ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से मैसेज था कि वोट ना करें, किसी को वोट ना दें। वो भी तो एक बात बताओ, अगर बीएसपी फिर मैदान में आएगी तो उनके पास भी मजबूत वोट है। आपको लगता नहीं है कि उन्होंने प्रत्याशी ना खड़ा करके एक मैसेज दे दिया है कि अभी मेरे ऊपर दबाव बहुत है, रुक जाइए, आचार संहिता घोषित हो दीजिए, हम साथ में रहेंगे? ऐसा परिणाम आप यानी आगे तभी दे पाएंगे जब बीएसपी आपके साथ हो। देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, मुझे स्वीकारने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि हम सब मिल के लड़ेंगे, लड़ाई बहुत अच्छी होगी। जी शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। पीयूष मिश्रा एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। पीयूष भाई, आज आपकी ड्यूटी लगा दी गई? छोटे जूनियर राजभर कहाँ हैं? मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, जानकारी नहीं है। 2 दिन से अच्छा भैया, ये क्या हो गया? 12 बजे जब ईवीएम खुली तो गेम पलट गया। देखिए ब्रजेश जी, जो जनता का जनादेश है उसका हम लोग सम्मान स्वागत करते हैं, और हम लोग समीक्षा ये करेंगे कि कहाँ चूक रही, कहाँ गलतियां हुई, और क्या पता इनसे ज्यादा कोई अच्छा उम्मीदवार हमारा कोई और हो सकता था। इन सब बातों को लेकर राजग गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो का गठबंधन, आपस में मिल बैठ के। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपके कारण हार गए बीजेपी वाले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख, महासचिव, राष्ट्रीय मुख्य, सब लोग फील्ड में ही लगे हुए थे। बकायदा पूरा दिन जब से चला है तब से लेकर आज 5 तारीख तक हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग फील्ड में ही लगे हुए थे। तो ये कहीं से प्रश्न है कि हमारे नाते हारे या किसी अरे आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बयान बड़ी चर्चा में है, और संजय निषाद जी मिनिस्टर हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ इस पैनल में हैं। उन्होंने कहा कि बड़े भैया को इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए था। हमारे संजय जी हमारे चाचा जी हैं, तो अगर राय दी है तो जाहिर सी बात है कि अमल की जाएगी। तो आप भी ये मानते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से कुछ गलतियां हुई गंभीर रूप से? गलतियां पर्टिकुलर एक पार्टी पे कहना है, हमारी पार्टी कहना, अब देखिए जनता और पब्लिक और सब कहने का मतलब यही, सब लोग रिजल्ट ही देखते हैं, तो रिजल्ट हम लोगों के में नहीं रहा।
कहीं ना कहीं तो गलतियां हुई, राजेश उसकी समीक्षा चौधरी की जी हैं जाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता, वो बार बार ये कहते हैं कि दारा दारा बस दारा। देखिए ब्रजेश जी, वही मैं कह रहा हूँ कि कैंडिडेट के चयन में भी कहीं न कहीं कुछ हो सकता हो रही हूँ। इससे अच्छा जो पिछले विधायक अब आपको भी दारा बुरे लगने लगे? नहीं, बुरे नहीं लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो समीक्षा की बात होगी, जो हमारा राजग गठबंधन का गठबंधन इनको इस्तीफा दिला के लाए बात करेगा हैं? और जो 2024 की कमियां बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि आज अरुण राजभर को बुलाओ, अरुण राजभर को बुलाओ। अरे मैं कहाँ से बुलाऊं भाई, मैंने तो 10 बार इनविटेशन भेजा, नहीं आ रहे हैं। अब दर्शक लिख लिख के देखो, बवाल किए पड़े हैं। कमेंट सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, मैं भी वही देख रहा था। हाँ, गालियां लिख रहे हैं, लेकिन मैं इसको कंडेम करता हूँ, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। पर कम से कम 100 मैसेज तो मैं सामने देख रहा हूँ, अरुण को बुलाओ, अरुण को बुलाओ। कहाँ है? हमने भी कहा कि जानकारी नहीं, मैं चूंकि आउट ऑफ स्टेट में खुद ही ठीक बात है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा पीयूष, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी। हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं, और वो एक बेहतर व्यक्ति हैं जो ये बताएंगे कि घोसी का संदेश क्या है। हेमंत जी, हम सब आपसे सुनना चाहते हैं। घोसी का संदेश तो सबको पता था, जो वहाँ गया, जिसने वहाँ की खबर ली, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिको हो, चाहे अपोजिशन का हो, चाहे रूलिंग पार्टी का, सबको पता था कि उन्होंने एक जिसको अब मुर्गा बनाने, बकरा बनाने जा रहे हैं, जिसको हलाल करने की बातें हो रही हैं, वो उस वक्त कमज़ोर कैंडिडेट था। उससे नाराज़गी वहाँ थी, लोकल नाराज़गी हद से ज़्यादा थी। दूसरे कैंडिडेट को के प्रति सहानुभूति थी। वो पब्लिक में हाथ जोड़ रहा था कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे जिताइए। तमाम चीज़ें थी जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, जो इसके रणनीतिकार हैं, उनको दूर करना चाहिए था। भाजपा के किस नेता को नहीं पता था कि कमज़ोर कैंडिडेट हैं? जब आपने इतना बड़ा फैसला लिया तो फिर आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए था, आप तैयारी नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसा परिणाम आया है। अभी तक तो मेरा मानना था, आपके साथ डिबेट मैंने कहा कि मैं इसको 2024 का किसी भी तरीके से प्रतिकृत नहीं मानता हूँ, न हो सकता है, बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन अब, और मैंने आपसे आपकी आखिरी डिबेट में जब मैं था, मैंने एक सवाल किया था कि बहन जी का न रहना, यानी मायावती का न रहना, एक ऐसा फार्मूला है, टेस्टिंग फार्मूला, जिसका असर दूर तक जा सकता है। पर बीजेपी तो कहती है कि हम इतनी स्कीम्स चला रहे हैं, गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, ये वोट तो हमको मिलेगा ही। ये बीजेपी को कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस कैसे टूटा? जनता ने वोट देने में परहेज क्यों किया? देखिए, एक बात ईमानदारी बता दूं, कोई स्वीकार करे न स्वीकार करे, जब इन सब चीज़ों के साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा आ जाता है, तब पब्लिक उसको एंडोर्स करती है। इस्टेब्लिश ट्रूथ है यूपी की पॉलिटिक्स का। 2022 के इलेक्शन देख लीजिए, 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन देख लीजिए, इवन 2017 का आप असेंबली इलेक्शन देख लीजिए। तो प्रश्न यही था कि आप कम से कम, चूंकि ये मालूम था कि संदेश यहाँ से बहुत दूर तक जाएंगे, और देखिए रिजल्ट आने के ठीक एंड पहले समाजवादी पार्टी ने क्या संदेश दिया कि इस देश में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती रही है, और उत्तर प्रदेश में, यानी सर एक मसला तो रह गया, जितने भी आज जिला पंचायत उपचुनाव थे वो सब समाजवादी पार्टी ने जीत लिए। मैं उसी पा रहा हूँ कि भारत ने उत्तर प्रदेश में इंडिया की जीत की शुरुआत करा दी है। इंडिया टीम है और पीडीए रणनीति है, और हमने इस पहली बार प्रयोग किया, सफल प्रयोग रहा। ये क्यों हुआ, आप इस पर थोड़ा विचार करिए। इस पूरे चुनाव की मीमांसा का ये बहुत बड़ा बिंदु है। ये इसलिए बिंदु है कि डी मतलब क्या, दलित। डी के लिए जब सबसे बड़ा प्रयोग हुआ 2019 में, तब अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को मायावती जी मंच से प्रचार करने के बावजूद जी, 7 गठजोड़ होने के बावजूद दलितों ने उतना वोट नहीं दिया। मैं तो 3 आपसे जातियों से मायावती की गैर मौजूदगी में। पहला सवाल यह है कि अपर कास्ट का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा, क्या अपर कास्ट जो बीजेपी का किलेबंदी वाला वोट है उसको भेदने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही? बिल्कुल रही, एकदम रही।
और समाजवादी पार्टी ने बहुत रणनीतिक तरीके से ये फैसला लिया था। उनका लोकल होना, लोकल अच्छी पैठ, वो ब्लॉक प्रमुख से लेकर के विधायक रहे हैं, कितनी बार चुनाव हारे हैं, बाई इलेक्शन बहुत नज़दीक 2000 वोट से हारे थे, वो उसके पहले हारे थे। तो एक लोकल कैंडिडेट का लोकल प्रभाव, दूसरे दारा सिंह के खिलाफ स्वाभाविक रूप से जो अरुचि जनता में होगी, इसका आकलन उनके पास था। सर एक और अनुमान है, यही तो काट होनी चाहिए। डेटा आएगा तो पता चलेगा कि 40% 35% के आसपास राजभर और 35 से 40% के आसपास निषाद वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए हैं। इसका कारण क्या था, जबकि माना जा रहा था कि ये तो बहुत इंटैक्ट वोट है अपने नेताओं के पीछे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि निषाद वोट 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी को उनका आकर्षण रहा, अभी भी है। इसलिए मेरा चुनाव के दौरान जब मेरा आकलन होता था तो मुझे निषादों वाले गांव में लगता था कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन अभी आंकड़े नहीं है। हाँ, राजभर वोटों का शिफ्ट होना या कटना ये बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि एक मूल में एक इक्वेशन है। दारा सिंह क्यों लाए गए, ओम प्रकाश राजभर क्यों लाए गए अलायंस में, ये 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के नाते लाए गए, क्योंकि मऊ, आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर ये सब ऐसी सीटें हैं जहां इन जातियों का बड़ा प्रभाव है। और इसमें कोई शक नहीं कि ओम प्रकाश राजभर भले बड़बोड़े हों, लेकिन ओम प्रकाश राजभर राजभरों के असली नेता हैं। अगला सवाल यह है कि बीजेपी इस क्षेत्र में 2022 में बहुत झटके खा चुकी है, 2019 में भी इस क्षेत्र में उनका बड़ा नुकसान हुआ था, अब 2023 में भी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। क्या बीजेपी को पूर्वांचल के इस क्षेत्र में नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी? देखिए, रणनीति बनाने को तो बनानी पड़ेगी, लेकिन और ज़्यादा रणनीति की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि ये जातियां अलग अलग पॉकेट्स में बहुत मैटर करती हैं। और अभी मैं बता रहा हूँ, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है जो शायद किसी ने न जिक्र किया हो आज पूरे दिन कहीं किसी एनालिसिस में। अभी भी मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे और साथ ही दारा सिंह चौहान को भी भारतीय जनता पार्टी किनारे नहीं लगाएगी, बावजूद इसके कि इस चुनाव हारने में उनका अपना इंडिविजुअल कैंडिडेचर बहुत बड़ा कारक रहा है, जिसका इशारा भाजपा के प्रवक्ता भी कर रहे हैं, जिसका इशारा राजभर वो निषाद जी ने भी कहा, जिसका इशारा हर जगह से जाएगा। एनालिसिस में भी यही आएगा कि उनके प्रति नाराजगी ने सारा माहौल खराब कर दिया। अगर कर दिया तो इतने मंत्री जो गए थे, इन्होंने अपर कास्ट को क्यों नहीं सही किया? लेकिन एक खबर है कि ब्राह्मणों को वोट वहाँ मिले हैं, ब्राह्मणों को वोट मिलने की खबर है, अच्छी खासी ठीक ठाक ब्राह्मणों को वोट मिले हैं। तो बिखरा कौन सा वोट फिर अपर कास्ट में? क्षत्रिय हैं, बस क्षत्रिय वोटों की चिंता है, वैश्य वोटों की चिंता है। दूसरे सबसे बड़ी चिंता कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए जिस तरीके से दलित वोट बैंक मायावती के चुनाव में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित हुआ। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र जी भी आ गए आज सुबह से, अगर काउंटिंग पर वीरेंद्र जी भी नजर रखे हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपका एनालिसिस क्या है समाजवादी पार्टी की इस बड़ी मेगा विक्ट्री और बीजेपी की इस सनसनीखेज हार का कारण क्या है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी पीडीए का झंडा लेकर चल रही है, उसको ठाकुर साहब ने पहली जीत दिलाई है। और जो दारा सिंह चौहान है, उनकी दल बदलू की छवि उनको ले डूबी और वो चुनाव हार गए हैं। अखिलेश यादव का ठाकुर कार्ड घोसी में सफल रहा है और सुधाकर सिंह के लिए बीजेपी का जो कोर वोटर था वो कमल के फूल से हटकर साइकिल पर आकर सवार हो गया। ये इस चुनाव के निष्कर्ष के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए घोसी का उपचुनाव एक प्रयोगशाला की तरह भी है, जिसमें इस बात का साफ संदेश है कि अब उनको सवर्ण जातियों पर फोकस बढ़ाना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी को हर जिले में ठाकुर और ब्राह्मण और सवर्ण समाज के नेताओं को महत्व देना पड़ेगा और उनको आगे करके मजबूत लड़ाई वो लड़ सकते हैं। ये एक घोसी के नतीजे का एक संदेश भी है। ब्रजेश जी, राजभर तो हमेशा बोलते हैं, उनका बड़बोलापन रहा है। 12 बजे मिलेंगे, 1 बजे देखियो, 2 बजे देखियो, 3 बजे आयो, बुद्धि आए जे, सफाई छोड़ आएंगे।
ये सब भी शायद अब बातें जनता पसंद नहीं कर रही है। और संजय निषाद जी बैठे, उनको बड़ा भैया कहते हैं, भैया की बात भी उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने कहा कि हम जिता के लायक। प्रतिष्ठा तो राजभर की भी लगी थी, प्रतिष्ठा उनकी डूबी है। आज ये बात कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि अब राजभर का और दारा सिंह चौहान का भविष्य क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे। कल तक जिनको मंत्री बनना था, आज उनको कोई पूछेगा भी कि उनको कहीं जगह मिलेगी कि ये भी बड़ा संशय पैदा हो गया है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति बनी है उत्तर प्रदेश की सियासत में कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के गठबंधन को, बीजेपी के नेताओं की इतनी मेहनत को इस तरह का नतीजा सामने देखने को मिला हो, हार मिली हो। अखिलेश यादव जब जनसभा करने गए थे तो सुधाकर सिंह मंच पे चल रहे थे तो एक हाथ से अपनी पैंट पकड़े थे। बेल्ट लगाने के बावजूद उनके पैंट खसक जा रही थी, ढीली रही, लगातार सिलाए रहे, नई सीख से फिटिंग नहीं थी। तो एक हाथ से पैंट पकड़े रहे, एक हाथ से हाथ उठाए थे। तो लोगों ने मजा लिया कि जो अपनी पैंट नहीं संभाल पा रहा है वो घोसी क्या संभालेगा। अब घोसी की जनता ने ऐसा मजा ले लिया कि सुधाकर सिंह ने दूसरे के पैंट उतार दी। वही अब कच्चा जांघिया में आए गए लोग। तो ये जो बड़बोलापन है ये नुकसान पहुंचाता रहा। दारा सिंह चौहान बार बार पार्टी बदलते रहे, स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता तक नाराज रहे, लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया। लखनऊ से दोनों डिप्टी सीएम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री की जनसभा, ऊर्जा मंत्री का घर, सब लगे रहे, महीनों पड़े रहे, लेकिन रिजल्ट इतना निराशाजनक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था जी। इतनी ताकत, इतनी मेहनत के बाद शिवपाल यादव ने साबित किया कि उनके कार्यकर्ता ये बात कह सकें गर्व से कि चाचा हमारे विधायक हैं और जितवाए लावत है, जितवाए लाए। ब्रजेश जी, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिस व्यवस्था में हैं वहाँ पर सुधाकर सिंह की समाजवादी पार्टी से जीत आज के दौर में बीजेपी को सोचने पे मजबूर करेगी कि उसको एक बड़े लक्ष्य के लिए उसने इस्तीफा दिलाया था दारा सिंह को, और दारा सिंह अपने राजनीतिक स्वार्थ में भी गए थे। कम से कम अब इन 4 साल विधायक तो रहते, अगर आज न हारा होते, भले विपक्ष में रहते। तो ये अब दारा सिंह तो गए, पिलकवा अंगौछा वाले भी अब भाजपा के रहमो करम पर ही रहेंगे। ये अब उछलने नहीं पाएंगे इतना, क्योंकि एमएलसी और सांसदी का ख्वाब देख रहे थे। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें जी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पैसा आने पर जी भी अगर आपको सम्मान न मिले तो समझ लीजिए कि पैसा किस तरह से आया है। अगर आप बुलंदी पर पहुंच गए और तब भी आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो आपकी बुलंदी को लोग अंदाजा लगा लेंगे। बहरहाल ये बात सच है कि सियासत हो या आदमी का जीवन, इज्जत, शोहरत, बुलंदी ये कभी एक जैसी नहीं रहती है। जहां आज आप हैं वहां कल कोई और होगा। तो ये परिस्थितियां बदलती रहती है, एक दौर आता है। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की हार उसके लिए एक खतरे की घंटी है, उसके लिए एक चेतावनी है। और विपक्ष इंडिया का जो पहली जीत है गठबंधन के बाद, उनके लिए एक मनोबल बढ़ाने वाला मौका है जी। बहरहाल सुनिएगा कि तमाम नेताओं की फौज और संगठन और संसाधन लगाकर भी जब जीत नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस देश में अभी भी जनता राजा है। वो जिसको चाहेगी रंक बनाएगी, फकीर बनाएगी, जिसको चाहेगी ताज पहनाएगी। सुनिएगा कि आप ही दूल्हा आप बराती जिंदाबाद, और जितने साथी सब खैराती जिंदाबाद, और दिन दो दिन और यह पागल फौजे हैं पोरस के ये सब पीले हाथी जिंदाबाद। बहरहाल ये घोसी है कि घूसा, सिंह साहब को दाना और दारा को भूसा।
थैंक यू वीरेन जी। पीयूष मिश्रा काफ़ी तनाव में है, पीला हाथी सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। निषाद जी, इसका क्या संदेश रहा घोषी का? आप तो एक तो ये बताइए, दूसरा पीडीए का वोट बेस और अपर कास्ट का कैंडिडेट, क्या आप लोग समाजवादी पार्टी की इस स्ट्रेटजी को समझ नहीं पाए थे? देखिए, अभी तो हम 3 दिन गए थे वहां मेन मतलब क्षेत्र में, और एक इतना समर्थन हमारे बिरादरी का जो हमें मिला, मैं अपने लोगों को धन्यवाद देता हूं और जाऊंगा तो उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि मेरा समाज आज के दिन में हमारे साथ माननीय मोदी और ममता और योगी जी के साथ है। ये जो आज के दिन में पीडीए है, जो भी हार हुई है, अब इसका चर्चा एनालिसिस करेंगे नहीं। हम तो अपने अभी हम तो अपने बिरादरी के बारे में जानते, और धीरे धीरे हम उनके अपने हिसाब से जो संदेश हम दे रहा है। सुबह जब मतगणना हो रही थी तो आपने एक विवादित बयान दिया और कहा कि अभी तो पाकिस्तान वाला खुला है ईवीएम, इसलिए अभी वो है। आपका मतलब क्या था? कभी कभी होते हैं ना कि शुरुआत में वोट किसी भी पार्टी के किसी के क्षेत्र में ज्यादा होते खुलते हैं, दूसरी तरफ जाते, लेकिन हम अपने समुदाय अपने उन गांवों को देखते हुए लगा कि हमें पूरे घोषी में हमें वोट मिल रहा है, उसी हिसाब से हम लोग आश्वस्त हैं। सर, आपने संविधान की ओथ लिया, आप मिनिस्टर हैं, आप अपने ही देश के लोगों को पाकिस्तानी कह रहे हैं? एक्चुअल में जो उन लोगों की भावना जिस तरीके से बातचीत करते हैं, इसकी वजह से उनको बात करना। मतलब आपने सीरियसली नहीं कहा था? नहीं सीरियसली। ठीक है, अब आपने सीख लिया कि आगे के चुनाव कैसे हैंडल किए जाने? निश्चित रूप से जनता जनार्दन है, इस बात को समझना है। जनता ही साइनिंग अथॉरिटी है, जनता ही सबको राज्य बनाती है और जनता ही सबको जिससे। थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनोज काका हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, घोषी से आप लोगों ने क्या सीख लिया और क्या अति उत्साह में आप लोग आ गए हैं, और आगे की रणनीति आप लोग कैसे अपनाएंगे? अति उत्साह का तो कोई सवाल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी इस जीत का पूरा श्रेय बहुत विनम्रता से और उसको कृतज्ञता जाहिर करते हुए घोषी और मऊ के जनमानस को देती है कि आपने कम से कम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का, हमारे नेताओं का, हमारे स्थानीय जो सहज और सुलभ प्रत्याशी सुधाकर सिंह को स्वीकार करा है, और जो आपने जनादेश दिया है उस जनादेश को हम सिरोधार्य करते हैं। और आपके जो भी बुनियादी सवाल होंगे, हमारे सवाल सड़क के होंगे, हमारे सवाल सुरक्षा के होंगे, हमारे सवाल वहाँ अल्पसंख्यकों को और दलित भाइयों को राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक भागीदारी कैसे मिले, संविधान सम्मत कार्य कैसे हो, और संविधान कुचलने और संविधान खत्म करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका अहंकार कैसे, बिना मायावती के आप इतनी बड़ी जंप ले नहीं सकते हैं जी। बिना मायावती के सहयोग के आप इतनी बड़ी जंप पाएंगे नहीं। उनको साथ लेंगे या नहीं? नहीं, देखिए, जो आपका विश्लेषण है मैं उसको हम लोग आपको, चूंकि विश्लेषण करने का आप एक पत्रकार हैं, अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे विचारधारा के, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के विचारधारा का, और हमारा संकल्प ही है कि पीडीए अब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और उसमें भी समावेशी सवर्ण लोग भी हमारे तो प्रत्याशी ही रहे। तो अब जो लोहिया का जो विमर्श था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, तो अब पिछड़े भी पावे 100 में 60 और दलित भी पावे अल्पसंख्यक। एक छोटा सा डेटा ले लीजिए, 70,000 के आसपास दलित वोट हैं घोषी में, ठीक? 50% कास्टिंग की बात है, मैं मानता हूँ 35, लेकिन बहुत से दलित समाज के लोगों को चूंकि मैसेज था वो वोट देने गए नहीं। अगर मैं 40 भी मानूं तो 25-26 हज़ार वोट उनके कास्ट हुए हैं। आपकी तरफ कितने हैं? मेरा ये मानना है कि उसमें से 90% समाजवादी पार्टी के साथ है। क्यों? क्योंकि मैं वहां अदरी से लेके इंदारा तक मैं उस क्षेत्र में रहा हूं। सब दलित वर्ग के भाई बहन, जो राजनीतिक रूप से मैंने कई बार आपके विमर्श में कहा है कि इस देश का दलित तबका हमेशा से उसका संघर्ष, इतिहास, और वो जानता है हजारों साल की, चूंकि उसने हजारों सदियों का संताप उसने झेला, वो जानता है कि उसके संविधान के साथ खिलवाड़ करने की पूरी मंशा इसी भारतीय जनता पार्टी की है। जिस देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार करें कि हमें संविधान बदलना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। मैं राजेश चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट के इस राउंड में। थोड़ा सा वक्त का अभाव है, आप लोग तो कृपया थोड़ा सहयोग करें। राजेश चौधरी जी, क्या बीजेपी ने
सीख, सबक, संदेश लिया इससे, और क्या आप समीक्षा करके जिम्मेदारी तय करेंगे इस हार की? देखिए, निश्चित रूप से हर हार से सीख लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए और ये ढूंढना चाहिए कि मेरी कमी कहाँ रह गई। उस कमी को भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी और एक सीट से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा उत्सव मना रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र, जैसे हमसे कोई सीट उन्होंने छीन ली होगी। भाई आपकी ही तो थी, जनता ने हमारी बात नहीं सुनी, आपको दोबारा से स्वीकार कर लिया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी सीट थी, आपके पास बेचारा मारा गया आपके चक्कर में राजेश ना। भाई, आप दारा सिंह की होते चली ना, गई सीट, तो आप इतनी ना डफली मनोज आज जी, बताते, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपको इतना शिष्टाचार निभाना चाहिए कि आप सुनिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपको शिष्टाचार निभाना चाहिए। राजेश जी, गो अहेड। देखिए, आने वाला चुनाव 2024 का लोकसभा का चुनाव है और इन्होंने लोकसभा के चुनाव में 2019 में मायावती जी के साथ लड़कर के देख लिया है, परिणाम आपके सामने है। और हर चुनाव का अलग मुद्दा होता है, हर चुनाव सर के 2019 में इशू रहते हैं। घोसी आप हारे, 2022 में आप हारे सर, 2023 में आप हारे। आपके लिए वो इलाका बहुत ही विस्मयकारी हो गया, आपके लिए राजनीतिक तौर पर वो अभेद्य हो गया, आप वहां एंट्री नहीं कर पा रहे हो। हम कोशिश करेंगे घोसी के जनता की मन की बात को समझ पाएं, उनकी सेवा करें, सरकारी नीतियों को ठीक प्रकार से लागू करें और उनको समझें क्यों हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते, और ये कोशिश करेंगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी वहां से विजयी हो। ओके, मनीष सिंधवी जी, क्या अब ये तय करेंगे आप लोग कि इंडिया गठबंधन का अलाइज ये एक हो जाए? क्योंकि बिना मायावती के ये अलाइज का 360 पूरा नहीं हो रहा है सर। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कहीं ना और कहीं वो 70,000 वोट है ना सर, कि उसी में छिपी है, आप समझ नहीं पा रहे हो। नहीं, हम समझ रहे हैं इस बात को, और मैं इस बात को इसलिए भी समझ रहा हूं कि अगर आप 2019 का चुनाव याद करिए तो भाजपा जब सपा और बसपा मिलकर लड़े थे, भाजपा की सीटें कम हुई थी। अगर हम सब लोग साथ मिल जाएंगे और 1-to-1 फाइट होगी तो हमेशा जो कंसंट्रेशन ऑफ वोट्स है वो उनको नुकसान करेगा और ये कहीं ना कहीं बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे। आपकी बात एकदम सही है मायावती जी वाली। मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह का दबाव उनके ऊपर सरकारी एजेंसियों का है, देखिए ये बात कहीं नहीं, किसी से नहीं छुपी है कि भाजपा ने जिस तरीके से अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग किया है। आज भी देखिए भूपेश बघेल जी के जो ओएसडी हैं, उनके दिल्ली से लेकर और छत्तीसगढ़ के उनके पूरा घर, उनका परिवार सब ईडी अपने यहाँ बैठाए हुए हैं। एक तो मायावती ने मदद की, कैंडिडेट नहीं दिया, ऊपर से इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आप ये बताइए कि मतलब सर ये तो अरे इन्होंने पूरी पूरी सरकार बदली है। छोड़ दें ना राजेश जी, बीच में नहीं सर, इन्होंने पूरी सरकार पर दबाव बना। नहीं, ये तो एहसान फरामोशी है आपकी। नहीं, मैं एकदम नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ईडी और सीबीआई और आईटी को हथियार के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते हैं और विपक्ष को डराते और धमकाते हैं। मैंने कहा नहीं, आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भूपेश बघेल के ओएसडी के यहाँ पूरा परिवार पर ईडी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं पीयूष मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। पीयूष जी, जो डेटा अब तक आ रहे हैं 35 से 40% राजभर वोट निकल गए आपके यहाँ से। आप तो कहते थे एक वोट कोई छू के दिखाए, ये कैसे हो गया? नहीं ब्रजेश जी, देखिए निकलने का मतलब ये नहीं कि दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी को चले गए। निकलने का मतलब ये है कि जैसे कि पिछले डिबेट में अरुण जी ने भी बताया था कि बारिश के नाते कुछ वोट जो घर में ही रह गए, नहीं जा पाए, क्योंकि उस दिन बड़ी बारिश हो रही थी 5 तारीख को, जिस दिन पोलिंग चल रही थी। भैया तो केवल राजभरों के लिए अकेले बारिश नहीं हुई थी, सबके लिए हुई थी। मैं कह रहा हूँ कि उस सबके लिए हुई थी, मैं ऐसे तो नहीं कह रहा हूँ। तो आप पर्टिकुलर राजभरों के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं उन्हीं का उत्तर दूंगा ना, तो उन्हीं के बारे में बताऊंगा। और इसको बैठ के एक बार हम लोग आपस में तय करेंगे, देखेंगे, समीक्षा की जाएगी कि क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या नहीं हुई। जनता जनादेश का सम्मान है, जनता जनादेश का आदेश है, उसका हमें सम्मान। तो जिन्हें सफाई उफाई भेज रहे थे आप, वो कहाँ जाए हैं? आवाज गुम। ठीक, हेमंत तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, बीजेपी ने क्या सबक लिया और बीजेपी क्या रणनीति पर विचार करेगी? क्योंकि ये इलाका बीजेपी भेद नहीं पा रही। 19 देख लीजिए, 22 देख लीजिए, 23 देख लीजिए, तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी इस बार दारा को लेकर गए, उसके बावजूद नहीं जीत पाई। दरअसल 19, 22, 23 के लिए को देखते हुए ही 24 के लिए इन दोनों लोगों को भाजपा लेके आई थी। बल्कि ये भाजपा का मूलतः माना जाता है कि शीर्ष नेतृत्व का फैसला था और सारी चीज़ें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ तय हुई थी। आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे, ये सब अक्सर इनकी तस्वीरें हम लोग देखते रहते थे उनके साथ। ऐसे ही दारा सिंह चौहान भी वहाँ से
होगा। और स्ट्रेटजी उनकी वही थी ब्रजेश जी कि ये जो लगातार मऊ जैसी सीट हार रहे हैं पार्लियामेंट्री, लालगंज पिछली बार हार गए थे, आजमगढ़ आपने देखा होगा मुश्किल तमाम जीते तब जब बहन जी का कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट आया। और ऐसे ही गाजीपुर आप सोचिए, मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर नेता जिनको मुख्यमंत्री टिप किया जा रहा था वो चुनाव वहाँ से हार गए। तो ये वही बेल्ट है जहाँ ये इन दोनों जातियों का बहुत अच्छा खासा असर है। दारा सिंह चुनाव भले हार गए हों, लेकिन दारा सिंह ऐसा नहीं है। दारा सिंह अपनी बिरादरी में बहुत ही अच्छी उनकी मीडिया का एक बड़ा तबका चाचा भतीजे की जोड़ी को बहुत वेटेज दे रहा है इस चुनाव में जीत का। आप भी मानते हैं कि इन दोनों के परस्पर तालमेल और इनकी स्ट्रेटजी और मिलकर चुनाव लड़ना इनको फायदा किया है समाजवादी पार्टी? ब्रजेश जी, इसके पहले मैं एक सवाल करता हूं सबसे, आपसे भी, कि क्या मीडिया ने एक भी दिन कहीं मीडिया का रुख आपने देखा कितनी बम्पर जीत होने जा रही है? मीडिया भी भांप नहीं पाई थी। मोटा मोटा अंदाजा था कि सुधाकर सिंह का अपर हैंड है, लेकिन ये बात नहीं। हाँ, और आपने तो डिबेट में कहा था कि दारा जीतेंगे, दारा भारी पड़ेंगे। नहीं, भारी पड़ने वाली बात नहीं की थी, ये बात नहीं की थी, याद कर लीजिए जी। मैंने कहा था कि मुकाबला तगड़ा है। शुरुआत में जो दिक्कत थी, कमजोरी थी, उसको भाजपा ने दुरुस्त करने की कोशिश की थी। 3 दिन पहले तक काफी सुधार था। अब इस बात को तस्दीक किया अभी संजय निषाद ने भी, और भी लोग तस्दीक करेंगे, मैंने नहीं कहा। लेकिन इतना तय है कि इसके इन परिणामों ने, खासतौर से इसके परिणाम ने, दूसरे जो 3-4 जगह अभी बाई इलेक्शन हुए हैं जिला पंचायत के, तो मॉरल बूस्टर तो बहुत बड़ा है समाजवादी पार्टी के लिए। और चचा भतीजे की जोड़ी जी एक बार फिर जैसे 2012 के टाइम पे काम कर रही थी, उसके इलेक्शन के पहले उस मोड में आ गई है। और एक और चीज़ सही, 2 बातें और बड़ी महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव ने 2022 में बम्पर गलती की थी, भयानक गलती की थी। तीसरे चरण में जब जसवंत नगर का असेंबली इलेक्शन हो गया, उसके बाद उनको शिवपाल यादव को निकालना चाहिए था। जो 400, 800, 900, 1500 सीटें हारे हैं पूर्वांचल की, 20 सीटें शिवपाल यादव उसको मैनेज कर सकते थे। शिवपाल यादव ने 2014 में मुलायम सिंह यादव का आजमगढ़ से इलेक्शन हुआ था, जो गड़बड़ा गया था रमाकांत यादव के खिलाफ, वो आखिर 3 दिन मैनेज किया था। तो उनकी उपयोगिता तो निश्चित रूप से सिद्ध हुई है और एक ऊर्जा मिली है समाजवादी पार्टी। बहुत धन्यवाद हेमंत जी। हेमंत जी, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त निकाला। संजय निषाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।